हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। इसके हम सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और यह कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन पॉलिटी से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और ये इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF फाइल ज़रूर देखिए और उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद पहला है हमारा, यह बताता है कि भारतीय राज्यों का संघ है। इसमें हमारा दूसरा अनुच्छेद हमें बताता है कि नए राज्यों का प्रयास या स्थापना। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। हमारा अनुच्छेद 3 हमको बताता है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन है। अब हमारा अगला अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बताई गई है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को कैसे नागरिकता मिलेगी, यह हमें अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 में अब है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता मतलब कि जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनको नागरिकता मतलब कि कैसे मिलेगी। प्रश्न नंबर अब हमारा मतलब कि अनुच्छेद 8वां है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 में दिया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब जैसे कि हम विदेशी की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी भारतीय नागरिकता जो है वह स्वतः ही समाप्त मतलब अपने आप समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में दिया गया है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, मतलब कि हमारी जो नागरिकता है इसमें कोई भी संशोधन संसद नहीं कर सकती है, तो नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद अब 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, मतलब कि संसद नागरिकता पर संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 बताता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 बताता है हमको विधि के समक्ष समानता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 हमको बताता है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 बताता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि जो छुआछूत है उसका अंत इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत इसमें बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता बताई गई है। और 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता को भी बताया गया। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण को बताया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बताया गया है। अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसमें बताया गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण को बताया गया है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 23 है मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर निषेध, मतलब जैसे मानव को न खरीदा जा सकता है, न बेचा जाता है। हम किसी इंसान को न बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं। अगर हम ये करते हुए पाए जाते हैं तो हम कानून का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए हमें मतलब कि सज़ा भी भोगना पड़ेगा। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कारखानों में बालक का नियोजन एवं बाल शोषण पर प्रतिबंध, मतलब कि 14 वर्ष से कम बच्चे जो कि कारखानों में काम करते हैं, यह मतलब कि यह प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने कि 14 वर्ष से कम बच्चे कोई भी कारखानों में काम नहीं करेंगे। अगर ये 14 वर्ष से कम बच्चे कारखानों में काम करते हुए पाए गए तो जो कारखाने का मालिक या फिर ओनर होगा उसको सज़ा मतलब कि देने का अधिकार सरकार को है। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार, मतलब कि और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में बताया गया है
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। मतलब 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला अनुच्छेद है अब हमारा अनुच्छेद 30 है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद अब 32 है, अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का मतलब कि बालों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अगला अनुच्छेद अब है हमारा अनुच्छेद 34 है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध। अनुच्छेद 35 है कि इस अनुच्छेद या फिर इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने का विधान। अनुच्छेद 26 में इसमें हमारी राज्य की परिभाषा है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन यह परिभाषा इसमें दी गई है। प्रश्न अनुच्छेद अब 37 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि हमारे जो डीपीएसपी हैं वो हमारे अप्रवर्तनीय एवं वाद योग्य नहीं है। प्रश्न मतलब कि अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद अब 39 में राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के काम में बताया गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद अब 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में बताया गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद अब हमारा अगला है अनुच्छेद 42 में अब बताया गया है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें बताया गया है। अनुच्छेद अब 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब हमारा अगला अनुच्छेद 43 के काम है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अगला मतलब कि अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध हमें अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में बताया गया। अगला अनुच्छेद अब अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 47 में बताया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन को बताया गया है। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद हमारा 49 है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण इसमें बताया गया है। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। अनुच्छेद अब 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 51 के का है मूल कर्तव्य इसमें बताया गया है, जो कि हम मूल कर्तव्य रूस से मतलब पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल हुआ है। इसकी मतलब की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मतलब कि सरकार से की थी। तब उसके बाद मूल कर्तव्य को 51 के काम में और भाग 4 के काम में शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 13 सदस्य थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जा चुका है। अब हमारा अगला है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति मतलब भारत का राष्ट्रपति को बताया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मतलब जितना हमारे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रमुख राष्ट्रपति है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब कि उसके निर्वाचन पद्धति की निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा यह बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये बताई गई है। फ्रेंड्स, जो मैं 2 वीडियो और मतलब कि प्लेलिस्ट में मेरी पड़ी है उसमें जाके देखिएगा, मैं पूरे डिटेल से आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रपति का एक अलग से वीडियो पड़ा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। पूरा मैंने डिटेल से राष्ट्रपति के बारे में पूरा बताया हूँ, तो आप वो वीडियो में पढ़ सकते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं बताई गई हैं, मतलब कि उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद अब 59 है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें इसमें बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को बताया गया है। अनुच्छेद अब हमारा 62 है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और प्रक्रिया को इसमें बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 है, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना यह बताया गया है। अगला अब अनुच्छेद है अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति पद के लिए रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं। अनुच्छेद अब 66 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें बताया गया है। अनुच्छेद अब 67 है, उपराष्ट्रपति की पदावधि इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 68 है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पद भरने के लिए निर्वाचन इसमें बताया गया है। अब हमारा अनुच्छेद 69 है, इसमें बताया गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन इसमें किया गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70 में कुछ अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन को बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय बताए गए हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार को बताया गया है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बताई गई है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध को बताया गया है। अब अगला है अनुच्छेद 76, इसमें भारत का महान्यायवादी के पद को बताया गया है या फिर भारत का महान्यायवादी का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 77 है, अब भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को बताया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ बताई गई हैं। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन को बताया गया है और जो ये संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन हमारे महामहिम राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है और ये राष्ट्रपति तभी अपना विशेष अभिभाषण देते हैं जब संयुक्त बैठक हो रही होती है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति को बताया गया है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने को बताया गया है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 92 में अब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं हो सकता। मतलब कि जब हमारे सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प सदन में हो तब वह मतलब कि अपनी गद्दी पे मतलब कि अध्यक्ष की तरह अपनी गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं। उस समय वह अध्यक्ष की तरह कार्य नहीं करेंगे। यह हमारे अनुच्छेद 92 में बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो मतलब कि जब ये विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन ना होना, मतलब तब वो अपने एज अध्यक्ष अपनी गद्दी पे नहीं बैठ सकते। अगला अनुच्छेद अब होगा अनुच्छेद हमारा 97 है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों को बताया गया है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय बताया गया है।
अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा मतलब कि जो लेते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब अनुच्छेद 100 में संसाधनों मतलब कि संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, इसमें मोटा मोटा ये है कि अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति बताई गई है। जैसे कि हमारा सदन में 1/10 कोरम होता है, मतलब कि गणपूर्ति होती है। अगर इतने सदस्य मौजूद हैं 1/10 पूरे सदस्य के, तो संसद की कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा संसद की कार्रवाई विघटित मतलब कि अगली डेट में पास कर दिया जाएगा उसको। अनुच्छेद अब 108 में बताया गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसमें संयुक्त बैठक का वर्णन हमारा अनुच्छेद 108 में है, जिसमें कि साधारण विधेयक के अंतर्गत ही संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 109 में बताया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन अनुच्छेद जो हमारा 110 में है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा मतलब कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को बताया गया है। अनुच्छेद 112 में विधेयकों पर अनुमति बताई गई है, जो इसमें राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देते हैं। इसमें मतलब कि अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि राष्ट्रपति चाहें तो मतलब कि विधेयक में अनुमति दे भी सकते हैं, या फिर जो विधेयक है उसको वापस पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 111 में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को बताया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बताया गया है कि हमारी संसद में इंग्लिश यूज होगी कि हिंदी यूज होगी, उसका विस्तार से वर्णन अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब कि इसमें हमारा सिंपल सी बात यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ही संसद में अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, मतलब कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। और अनुच्छेद 125 में जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर इंग्लिश में हम उसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके न्यायाधीशों का वेतन इसमें बताया गया है। अब हमारा अगला है अनुच्छेद 126 में कार्य मुख्य न्यायाधीश मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थितियों को इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो एक अभिलेख न्यायालय है, मतलब कि उसके द्वारा जो भी फैसले सुनाए जाते हैं उनको एज अ रिकॉर्ड में रखा जाता है कि अगर उन्हीं के जैसा मामला अगर दोबारा कोई है तो वही फैसला हम सुना सकें। इस वजह से वो अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस वजह से उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख मतलब कि रिकॉर्ड को सेव रखना, इस वजह से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। यह अनुच्छेद 129 में बताया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान इसमें बताया गया है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को बताया गया। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, उनका पुनरावलोकन, मतलब कि वह उन पर फिर से पुनर्विचार करके अपने जो भी निर्णय हैं उनको पलट भी सकती है, मतलब कि उनमें पुनर्विचार करके उनको बदला भी जा सकता है। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही शक्ति प्राप्त है। अगला अनुच्छेद है अब अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 139 है कुछ रिटों निकालने की शक्ति का, मतलब कि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 139, मतलब कि 139 का काम है कुछ मामलों का अंतरण इसमें बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अब हमारा अनुच्छेद 140, इसमें उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों को बताया गया है। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना यह बताया गया है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदेश के बारे में इसमें बताया गया है।
अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 143। इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कि अनुच्छेद 143 में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको परामर्शदात्री न्यायालय घोषित किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कभी भी परामर्श करके उससे मतलब कि सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 145 में बताया गया है न्यायालय के नियम आदि को इसमें बताया गया है। अब अनुच्छेद 146 में हमारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उच्चतम न्यायालय का व्यय को बताया गया है। अब अनुच्छेद हमारा 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बताया गया है। अब हमारा अगला है अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 150 में हमारा संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप को बताया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 155 में हमारा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि को बताया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं, मतलब कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, वह इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 158 में अब है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद अब 159 है, मतलब कि 159 है, राज्यपाल द्वारा शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में बताया गया। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 163 में किया गया है। अनुच्छेद 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मतलब कि जो अन्य उपबंध हैं मंत्रियों से रिलेटेड, वह अनुच्छेद 164 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, जो कि हमारे राज्यपाल करते हैं, और यह जो राज्य के महाधिवक्ता हैं यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन दिया गया है। अब अगला है अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए या फिर देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। अब अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि को दिया गया है अनुच्छेद 172 में। अब अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता इसमें दी गई है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है, और जो ये राज्य के विधानमंडल का सत्रावसान और विघटन है ये हमारे राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। अनुच्छेद 175 में सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का कर्तव्य इसमें दिया गया है, कि मतलब राज्यपाल के जो भी संदेश और भाषण होंगे वह सदन में या फिर वो स्वयं जाके भाषण दे सकते हैं या फिर अस्थायी रूप से संदेश अपना भेज सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 175 में बताया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। राज्यपाल भी हमारे विशेष अभिभाषण जारी करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हमारे करते हैं, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है वह अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 177 में होगा सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार में, मतलब कि जो हमारे विधानसभा विधान परिषद होती हैं इन सभी में जो राज्य के मंत्री और महाधिवक्ता जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं उनके अधिकार जो सदनों में होते हैं, ये जो हमारी राज्य की विधानमंडल है इसमें हमारे जो मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 177 में किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 178। इसमें विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद अब 179 है 179, मतलब कि इसमें बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
का वर्णन अनुच्छेद 179 में किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 180। इसमें अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियों का वर्णन किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 181। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना यह बताया गया है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद अब 183 है। इसमें सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन होगा तो वह पीठासीन मतलब कि उसका पीठासीन न होने मतलब कि वह पीठासीन नहीं होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 185 में दिया गया है। अनुच्छेद 186 में हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 187 में हमारा राज्य के विधानमंडल का सचिवालय इसमें दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 188। सदस्यों द्वारा शपथ मतलब कि शपथ का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 188 में किया गया है। अनुच्छेद अब 189 है हमारा सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और मतलब कि गणपूर्ति का वर्णन हमारा 189 में किया गया है। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 191 में सदस्यों के लिए निहरताएँ मतलब कि क्या या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसका वर्णन किया गया है 191 में। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निहरताएं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय के बारे में अनुच्छेद 192 में बताया गया है। अनुच्छेद 193 में इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या आहर्ती न होते हुए भी या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 193 में किया गया है। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 194। इसमें बताया गया है विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और आदि बातों का वर्णन अनुच्छेद 194 में किया गया है। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्तों का जो वर्णन है वह किया गया है। अनुच्छेद 196 में विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध जो है वह किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 197 है। इसमें बताया गया है धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंध के बारे में वर्णन 197 में बताया जा चुका है। और अनुच्छेद हमारा 198 है। इसमें हमारा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति, यह अनुमति हमारे राज्य के राज्यपाल जो विधेयक होते हैं उनमें देते हैं। वह चाहे तो अनुमति दे भी सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या फिर वह जो विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास रोक के रखते हैं। जब तक राष्ट्रपति उसको पास नहीं कर देता विधेयक को तब तक वह कानून नहीं बनता है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि इसमें यह राज्य का बजट के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद हमारा 209 है। इसमें राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन के बारे में बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 210। इसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध किया गया है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, इसका वर्णन अनुच्छेद 212 में किया गया है। अब अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति इसमें बताई गई है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय मतलब कि जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं इनकी जो स्थापना होगी वह अनुच्छेद 214 के अधीन ही होगी।
फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थापित हैं, मतलब कि कितने उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह बताया गया है। हमारा अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, पदावधि और शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, मतलब कि जो एक न्यायालय का मतलब कि जो एक कोर्ट का जज होगा वह दूसरे कोर्ट में मतलब कि उसका ट्रांसफ़र किए जाने का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 222 में बताया गया है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 223 है। इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224 है। इसमें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 226 में हमारा रिट के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब कि जैसे कि हमारा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह की रिट जारी करता था, वैसे ही अनुच्छेद 226 के अधीन हमारा जो उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट होता है यह भी 5 तरह की रिट जारी करता है। अनुच्छेद हमारा 231 है। इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 241। इसमें संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद हमारा अब 243 है। इसमें पंचायत, नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद अब 248 है। इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 252। इसमें हमारा 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 252 में किया गया है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 254। इसमें संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों से असंगति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अब 256 है। इसमें राज्यों की और संघ की बाध्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अब 257 है। इसमें कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, मतलब कि जो हमारे राज्य हैं उसमें जो संघ मतलब कि केंद्र सरकार है वह नियंत्रण रख सकती है। यह अनुच्छेद 257 में बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 262। इसमें अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्यायालय द्वारा निर्णय, मतलब जो हमारी 2 राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय का मतलब होता है 2 राज्यों के बीच, तो अंतर्राज्यीय नदियाँ मतलब कि 2 राज्यों के बीच जो नदियों से संबंधी जो भी विवाद होगा वह सीधे न्यायालय द्वारा ही न्यायालय ही उसका निर्णय लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें राज्य आपस में मतभेद नहीं करेंगे। अनुच्छेद 263। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में बताया गया है। इस परिषद का गठन हमारे महामहिम राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि को बताया गया है कि और भारत की संचित निधि में हमारे जो संसद है उसका स्थायी रूप से कब्जा होता है, मतलब बिना विनियोग विधेयक जो कि हमारे अनुच्छेद 114 में उसको पास कराए हम भारत की संचित निधि से 1 भी रुपये या फिर हम 1 भी रुपये का धन खर्च नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद अब 267 है। इसमें हमारा आकस्मिकता निधि को बताया गया है। इस निधि में हमारे महामहिम राष्ट्रपति उनका कब्जा होता है, बिना उनकी स्वीकृति से इस निधि से 1 भी रुपये खर्च नहीं किए जा सकते हैं। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 269 है। इसमें हमारा संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का वर्णन किया गया है। इसमें मतलब बेसिकली हमारे जितने भी टाइप के टैक्स होते हैं उनका वर्णन किया गया है, वो हमारे अनुच्छेद 269 में है। अनुच्छेद अब 270 में है। संघ द्वारा इकट्ठे किए गए या फिर किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाला, मतलब कि जो हमारे संघ जो हमारा टैक्स कलेक्ट करता है वह
और उससे जो पैसा मिलता है वह सभी राज्यों में इक्वल बांटने की जो प्रक्रिया है वह हमारा अनुच्छेद 270 में बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 274 में। इसमें हमारा बताया गया है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा इसमें की जाती है, और यह प्रावधान हमारा अनुच्छेद 274 में बताया गया है। हमारा अनुच्छेद 275 में यह बताया गया है कि कुछ राज्यों को संघ अनुदान मतलब कि जो हमारे मतलब कि पिछड़े राज्य होंगे या फिर जिन राज्यों को मतलब कि पैसे की ज़रूरत है उन राज्यों को जो हमारा संघ मतलब केंद्र सरकार होगी वो आर्थिक रूप से मदद करेगी। वित्तीय लेन देन से जो भी मामला होगा वो हमारी संघ सरकार जो है उसको राज्य को अनुदान करेगी। और यह हमारा जो मतलब पूरी प्रक्रिया का वर्णन है यह हमारा अनुच्छेद 275 के अंतर्गत ही बताया गया है। अब अनुच्छेद हमारा 276 है। इसमें हमारा वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का जो प्रावधान है वह बताया गया है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हमारा वित्त आयोग का बारे में वर्णन किया गया है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 281। इसमें हमारा वित्त आयोग की सिफारिशें बताई गई हैं कि क्या क्या सिफारिशें हमारा जो वित्त आयोग है वह करता है, उन सभी की जानकारी हमें अनुच्छेद 281 में मिलती हैं। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 282। इसमें संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले वह मतलब कि जो संघ और राज्य होते हैं ये मतलब कि जो भी नीतियाँ बनाते हैं उसके लिए जो भी व्यय करने के लिए खर्च की मतलब कि पैसे की ज़रूरत होती है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 282 में दिया गया है। अब अगला अनुच्छेद हमारा होगा अनुच्छेद 283। इसमें हमारा संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जो जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि मतलब कि जो हमारी संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं में जितनी भी धनराशि है उसकी रक्षा के बारे में अनुच्छेद 283 में बताया गया है। लोक लेखाओं का मतलब ये होता है वह निधि जो संचित निधि और आकस्मिकता निधि में उनका वर्णन नहीं है उसको लोक लेखाओं में मतलब कि जमा किया जाता है, तो उन निधियों को लोक लेखाओं निधि कहा जाता है। तो इन तीनों निधियों में जो भी धनराशि है इसकी जो रक्षा की जाएगी इसके वर्णन का मतलब कि इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 283 में बताया गया है। हमारा अनुच्छेद 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा धनराशि और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 285। इसमें हमारा संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट इसका वर्णन किया गया है। हमारा अनुच्छेद 286 है। इसमें माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंध मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, सामान होता है, उसके जो क्रय और विक्रय मतलब खरीदा या फिर बेचे जाने पर जो भी कर लगाए जाएंगे उसके बारे में जो भी प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 286 में दिया गया है। और हमारा अगला है अनुच्छेद 287। इसमें हमारा विद्युत पर करों से छूट मतलब कि जो हमारे में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, उसमें जो भी कर आएंगे उनसे छूट का जो भी प्रावधान है वह अनुच्छेद 287 में बताए जाते हैं। अनुच्छेद 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट मतलब कि जो हमारे जो वाटर होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें जो मतलब कि राज्य होता है वह कुछ दशाओं में अपने नागरिकों को छूट दे सकता है, तो इसका प्रावधान हमारा अनुच्छेद 288 में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद अब हमारा है अनुच्छेद 289। इसमें हमारा राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट मतलब जो भी हमारे राज्य की संपत्ति होगी और आय होगी इसमें हमारा जो संघ है वह किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसमें पूर्णतः संघ से छूट का वर्णन किया गया है। तो जो यह पूरा मतलब कि प्रक्रिया का वर्णन जो भी बताया गया है यह हमारा अनुच्छेद 289 में बताया गया है। अनुच्छेद अब 290 है। इसमें कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद अब हमारा है अनुच्छेद 290 का इसमें हमारा कुछ
देवस्व निधियों की वार्षिक संदाय के बारे में बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 292। इसमें भारत सरकार द्वारा उधार लेना, मतलब जो हमारी भारत सरकार होती है, इंडियन गवर्नमेंट होती है, या किसी विदेश से, मतलब विदेशी राज्य से या फिर विदेशी देश से अगर मतलब कि उधार लेती है, मतलब कोई पैसा लेती है, तो उधारी होगा और उन सभी का वर्णन कि कितना उधार लिए, मतलब कब उनको देना है। तो इन सब का जो लेखा जोखा है भारत सरकार द्वारा जो भी उधार लेते हैं, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 292 में बताया गया है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 293। इसमें राज्य द्वारा उधार लेना, मतलब जो भी हमारा राज्य है या विदेशी देशों से मतलब कि उधार नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे जो संविधान है इसमें बताया गया है कि हमारा जो राज्य है अगर आवश्यकता पड़ती है तो यह केंद्र से ही उधार लेता है। तो जो राज्य होता है यह हमारा भारत सरकार से ही उधार लेता है। तो जो हमारे राज्य द्वारा उधार लेने की जो प्रक्रिया है यह हमारे अनुच्छेद 293 में बताई गई है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 300 का। इसमें संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया। पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कानूनी अधिकार नहीं था, मतलब विधि का अधिकार हमारा नहीं था। और इसका एक और आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है, ये 19 के F में भी बताया गया था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार करते हुए इसको अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया और तब से यह कानूनी या फिर विधि का अधिकार घोषित कर दिया गया। और वर्तमान में हमारे 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रारंभ में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस वजह से अब जो हमारी वर्तमान में स्वतंत्रता है वह 6 प्रकार की ही शेष बची है। अब अनुच्छेद हमारा 301 है। इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब कि कोई व्यक्ति कहीं भी व्यापार और वाणिज्य और मतलब कहीं भी घूम सकता है, मतलब समागम की स्वतंत्रता है, उसको कहीं भी रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। हमारा अगला है अनुच्छेद 309 में। इसमें हमारा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की भर्ती, मतलब कि इसमें सेवा की शर्तों का प्रावधान किया गया है। यह सभी जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत ही की जाएगी। अनुच्छेद अब 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है, मतलब कि जैसे कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलती है, इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम आप 60 साल तक ही पुलिस की सेवा कर सकते हैं। तो मतलब कि हर एक जो डिपार्टमेंट, मतलब कि क्षेत्र होता है, उसमें मतलब कि एक जो व्यक्ति होती है कि आप इतने दिन तक सरकारी पद पर रह सकते हैं, उन सभी चीज़ों की जो प्रक्रिया है और पदावधि जो है वह हमारे अनुच्छेद 310 में बताया गया है। और अनुच्छेद अब 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमारा इसमें हमारी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 315 के अधीन की जाती है। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 316। इसमें सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, मतलब जो हमारी लोक सेवाओं के आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, इन सभी की जो नियुक्ति और इनकी पदावधि, मतलब कि कितने वर्ष तक ये लोग अपने पद पर रहेंगे, इन सभी की संपूर्ण जानकारी हमें अनुच्छेद 315 के अधीन मिल जाती है। और 315 में इनकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, मतलब 316 में बताया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना, ये निलंबित किया जाना, मतलब कि जो ये लोक सेवा के सदस्य पहले तो नियुक्ति इनकी हो जाती है, फिर उसके बाद 317 में जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, इनको अगर ये अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो इनके पद से निलंबित किए जाना या फिर हटाया जाना की प्रक्रिया 370 के अधीन दी गई है। और राष्ट्रपति ही इनके पद से हटाते हैं या फिर निलंबित करते हैं। तो यह पूरी संपूर्ण प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में वर्णित की गई है। अगला अनुच्छेद अब है हमारा अनुच्छेद 320। इसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग गठित होगा तो उसके क्या कर्तव्य होंगे, वह किस विषय में काम करेगा और किन किन मतलब की सीमाओं के अंतर्गत वह
भारत सरकार के अधीन काम करेगा। इन सब का वर्णन हमारा अनुच्छेद 320 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 323 के काम में। इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद अब 323 के खा में अन्य विषयों के लिए अधिकरण का जो प्रबंध है वह अनुच्छेद 323 के खा में किया गया है। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 324 में। इसमें निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का होना, मतलब कि सीधा सीधा इसमें यह है कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रबंध किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग मतलब जो हमारी चुनाव संबंधी प्रक्रिया करती है, मतलब चुनाव संबंधी प्रक्रिया चाहे वो राष्ट्रपति का हो, कोई भी इलेक्शन हो जो भी हमारे देश में हो रहा है, उन सब की प्रक्रिया का जो चुनाव है उन सब की देखभाल और सही ढंग से कि उसमें कोई भ्रष्टाचारी ना हो, उन सब का जो निर्वहन मतलब कि देख रेख है वो निर्वाचन आयोग ही करती है। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रबंध है वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अब हमारा अनुच्छेद 329 है। इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, मतलब कि जो भी निर्वाचन होंगे इसमें जो हमारा न्यायालय है वह उसमें किस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है, इसका जो वर्णन है पूरी प्रक्रिया इसमें अनुच्छेद 329 में इसको पूरी वर्णित की गई है। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 330। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होती हैं उनको आरक्षण जो भी मतलब कि मुहैया कराया गया है, उसमें मतलब कि कितनी सीट लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की होंगी, इन सभी के स्थानों का जो आरक्षण है उनका पूरा विस्तार से जो वर्णन है वह अनुच्छेद 330 में किया गया है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 331 में। इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, मतलब कि लोकसभा में जो भी आंग्ल भारतीय होंगे, आंग्ल भारतीय हम उनको कहते हैं जिनकी माता तो मतलब कि भारतीय होती हैं लेकिन जो पिता हैं वह विदेशी होते हैं, तो उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। लेकिन जो ये अनुच्छेद 331 का प्रावधान है यह 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। नहीं तो पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को नामित करते थे, लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया मतलब कि अनुच्छेद 331 अस्तित्व में नहीं है। अब अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 332। इसमें हमारा राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, वही चीज़ है जो अनुच्छेद हम 330 में पढ़े हैं। इसमें बस हमारा राज्य के विधानसभा में जो भी हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में स्थानों का जो आरक्षण है उसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इस अनुच्छेद को भी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नहीं तो पहले राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नामित करते थे, जो कि अब पूर्णतः समाप्त हो गया अनुच्छेद 333 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। इसमें संघ की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अब 344 है। इसमें राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में वर्णित पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 के काम में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अब 351 है। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, मतलब कि जो हमारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हमारे मतलब जो घोषणा होती है उसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है यह राष्ट्रपति ही लगाते हैं। जब राज्यपाल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति को यह लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तब राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत।
अब अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, मतलब जो हमारा पैसों को लेन देन के जो हमारा आपात लग जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में श्रीलंका में वित्तीय आपात आया था, वहाँ पर अभी पैसों के लिए बहुत ही मारामारी चल रही थी, वो देश पूरा कर्ज से डूब गया था। तो इस तरह की दशा को वित्तीय आपात कहते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। लेकिन जो वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है यह अनुच्छेद 360 में ही लगाया गया है। अनुच्छेद अब 368 में संविधान का संशोधन करने के संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, मतलब कि जो यह संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही दी गई है, और यह संसद मतलब कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही करती है। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 369। इसमें राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव भी समर्थित सूची के विषय हो, मतलब कि जो हमारे राज्य सूची के विषय हैं उनमें भी संसद हमारी जो है वह कानून बना सकती है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाओ तब जैसे कि संसद हमारी समर्थित सूची के विषय में कानून बनाती है, सेम वैसे ही मानो कि वह राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाएगी जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, मतलब कि अब ये अनुच्छेद 370 तो अब समाप्त हो गया, लेकिन पहले अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर के संबंध में जो अस्थायी संबंध, मतलब कि उसका अलग ध्वज था और अलग उसका ही संविधान था। वह भारत का सुप्रीम कोर्ट जो था वह जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई भी कानून या फिर कोई भी जो ऑर्डर होता है वह नहीं दे सकता था। ना संसद जम्मू कश्मीर के विषय में कानून बना सकती थी, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है इसको अलग ही राज्य या फिर अलग ही, मतलब कह सकते हैं ये इसका अलग ही ध्वज था। तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष वर्णन है वह अनुच्छेद 370 के अंतर्गत ही दिया गया था। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 371 में। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है, और जो अभी अनुच्छेद 371 के जितने भी का खा गा घा मतलब कि पार्ट है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो हम पढ़ते हैं, चलिए। अनुच्छेद 371 के काम है नागालैंड राज्य के संबंध, नागालैंड में मतलब कि विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के खाम है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद ग में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अब अगला है अनुच्छेद 371 के घ में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के अंगा में अब है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 371 के अंगा में है। अनुच्छेद 371 के चा में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अब अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 371 के छा में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान इसमें किया गया। अगला अनुच्छेद अब है अनुच्छेद 371 के जा में, इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया। अब अगला अनुच्छेद हमारा 371 के झा में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किया गया है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है, इसमें है कि अनुच्छेद 378 है जो कि हमारा लोक सेवा आयोग के बारे में जो उपबंध है उसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 378 में किया गया। अब अनुच्छेद 378 का काम है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 378 के काम में ही किया गया है। अगला अनुच्छेद अब है हमारा अनुच्छेद 394 के काम में राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो जो हमारा संविधान है उसका हिंदी भाषा में अनुवाद मतलब कि अपनी तरह से करा सकते हैं किसी भी दशा में। तो जो यह प्रक्रिया है इसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 394 के काम में दिया गया है। और आज के वीडियो का हमारा अंतिम अनुच्छेद जो कि बेहद महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 395, इसमें हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 था
और भारत सरकार अधिनियम जो कि 1953 था, तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किए जाते हैं। मतलब कि जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1953 और इसी तरह के जो इनके अन्य पूरक अधिनियम थे जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं थे, उन सबको अनुच्छेद 395 के अधीन रद्द कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली मतलब कि पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इन सबको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे वो SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, यूपी SSC लेखपाल, पेट, यूपी PCL, UPSI, वीडियो और तमाम तरह की आने वाली परीक्षाओं के लिए यह सफिशिएंट क्लास है। इसमें सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लिया गया है जो कि आपकी एग्ज़ाम में एकदम सीधा सीधा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब मतलब कि स्टडी फॉर एनालिसिस जो आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए। आपको पूरी फाइल जैसे कि वीडियो में आपको कराई जाती है वैसे ही फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको पढ़िए, डाउनलोड करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन करिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।